Hello and welcome to my class. My name is Akash Veer, and in this video we are going to read a chapter very important, very interesting. This chapter is about physics actually, but we are going to read the story. It is a truly beautiful mind. A truly beautiful mind. It is about Einstein. कौन थे Einstein? Einstein. Einstein who became synonym of genius. Einstein means genius today and genius means Einstein. When he was very young, very small, 2.5 year old, his head was very large. He had a large head. Large means not like an alien, but it was larger than other students or other people, not students, other people, other playmates, other kid of his age. And his mother thought that he is a freak. पागल है ये, मैड है, फ्रीक, मैड या insane. He did not speak until 2.5. When he was 2.5, जब वो 2.5 साल का हुआ तब उसने बोलना शुरू किया, और तब भी हर बात को डबल बार बोलता. He uttered everything twice. He uttered everything twice. जिससे इसकी माँ को लगता था कि ये तो भाई पूरी तरह से पागल है. और जब इससे पूछा गया कि तुम बोलते क्यों नहीं थे, तो ऐसा कहा जाता है, किसने कहा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बोलने की. अगर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, he said there was no need. अभी तक सब कुछ सही चल रहा था. There was no need to speak. कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए मैं बोला ही नहीं. और उसके बाद जब ये अपने स्कूल गए, कॉलेज गए, तब क्या हुआ, थोड़ी मैं आउटलाइन दे रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट पहले से बन जाएगा. तो व्हेन ही वाज 15 month old, अच्छा, ही वाज बोर्न. फर्स्ट let me talk about his date of birth. His date of birth. Albert Einstein was born on 14th of March 1879 in Germany. The name of the place was Ulm, U-L-M, or Ulm or Ulm. It is in Germany. So Albert Einstein was a German person. He was a German. He was born in Germany on 14th of March 1879. But after that, when he was 15 month old, when he was 15 month old, his family went from Ulm to Munich. Okay, first is Ulm, number 1, and then number 2 is Munich, and then from Munich to Milan. When he was 14-year-old, his family went to Milan. Milan is in Italy. Okay, and then when Einstein was 14, family तो मिलन चली गई, but Einstein was still there in the school. Einstein कहाँ था स्कूल में? म्यूनिक में. और जब आइंस्टाइन म्यूनिक में स्कूल में था तो इसको बहुत मतलब एकदम इसका दम घुटता था. इसको लगता था कि जो स्कूल है म्यूनिक का वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है. ठीक है, द स्कूल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. ही डिड नॉट लाइक द रेजिमेंटेशन. Einstein hated the regimentation, rules and regulations in the school. Rules and regulations in the school. So he decided to leave the school in Munich for good. For good का मतलब होता है forever. For good means forever. Einstein left the school in Munich या म्यूनिश कुछ भी हो सकता है भाई. देखो इंग्लिश वर्ड है नहीं, जर्मन है ये, जर्मन. Ulm, Germany, Munich, Germany, then Milan, Italy, and then Einstein when he was 15-year-old, जब 14 साल तक तो यहाँ पर था. जब 14 साल का था तब फैमिली चली गई थी, लेकिन 14 से 15 साल की उम्र तक 1 साल ये अकेला रहा म्यूनिक में.
एंड व्हेन ही वॉज 15 ईयर ओल्ड, वो इतना पक गया था, इतना परेशान हो गया था, बिकॉज ही डिड नॉट फील कि म्यूनिक अच्छी जगह है, म्यूनिक का स्कूल अच्छा है। ही लेफ्ट द स्कूल और ये आ गया मिलन अपने पेरेंट्स के पास। अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, एंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग मतलब एक लंबे डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकला कि भैया कुछ और करते हैं। इसने एडमिशन लिया स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ही टुक एडमिशन इन स्विट्जरलैंड। इट वाज जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। जर्मन स्पीकिंग मतलब क्योंकि इसको जर्मन आती थी, तो ये कहाँ चला गया, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती। तो ही केम टू स्विट्जरलैंड एंड ही गॉट एडमिशन देयर। मिडवे में भाग कर आ गया था, बीच रास्ते में ही स्कूल के, अभी पूरा साल नहीं हुआ था। एंड फ्रॉम जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यहाँ से इसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। एंड देन ही वेंट टू ज्यूरिक। ज्यूरिक भी कहाँ है, ज्यूरिक भी स्विट्जरलैंड में। ही केम टू ज्यूरिक एंड देयर ही स्टडीड एंड टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक and there he studied physics. There he studied a lot of things, but in Munich also he studied a lot of things. कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि आइंस्टाइन बचपन में पागल था, he was mad। ऐसा कुछ नहीं था। आइंस्टाइन was not a bad pupil। आइंस्टाइन बुरा शिष्य नहीं था। he learned a lot of things। उसने बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। और एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल का हुआ, तब उसकी माँ चाहती थी, हिज मदर वॉन्टेड हिम टू प्ले वायलिन, और ये वायलिन बजा लेता था। ठीक है, एट द एज ऑफ 6 ही स्टार्टेड लर्निंग वायलिन विच जो इसका इंटरेस्ट था। ही केप्ट दिस इंटरेस्ट अलाइव फॉर एवर। सारी जिंदगी इस इंटरेस्ट के साथ वो चलता रहा। ठीक, तो पहले जन्म कहाँ हुआ, उल्म में। उल्म से कहाँ आ गया, म्यूनिक में। म्यूनिक से कहाँ चला गया, मिलन में। मिलन से कहाँ आ गया, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड से कहाँ चला गया, ज्यूरिक। और ज्यूरिक भी स्विट्जरलैंड ही है। और ज्यूरिक से कहाँ चला गया, जब इसकी जॉब लग गई, बर्न। अगेन बर्न क्या है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। इन बर्न ही गॉट जॉब इन 1902। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन फ्रॉम 1900 to 1902, 2 साल तक he was just giving private tuitions। He was giving private tuitions and he was just giving private lessons। टाइम पास कर रहा था 2 साल तक। फिर आफ्टर किसी दोस्त वगैरह से बातचीत करके जुगाड़ लगा के, आफ्टर इन्फ्लुएंस, ही गॉट ए जॉब इन बर्न। बर्न में क्या जॉब मिली उसको, ही गॉट ए जॉब एज पेटेंट क्लर्क, टेक्निकल एक्सपर्ट, या फिर बोल सकते हैं पेटेंट क्लर्क, टेक्निकल एक्सपर्ट। ही गॉट अ जॉब एज टेक्निकल एक्सपर्ट इन बर्न। इसका नाम है स्विस पेटेंट ऑफिस। कहाँ जॉब मिली, स्विस पेटेंट ऑफिस। ठीक है, अब पेटेंट क्या होता है, अ पेटेंट इज अ डॉक्यूमेंट। अ पेटेंट इज अ डॉक्यूमेंट। पेटेंट एक ऐसा कागज़ होता है, एक ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो जो आपने बनाई हो। आपने कोई नाम, कोई थ्योरी, कोई इक्वेशन, कोई डिज़ाइन, कुछ भी बनाया हो, आप उस पेपर के ऊपर लिखोगे और उसके बाद साइन ऑन करोगे, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, एंड देन उसके बाद वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपकी हुई। आपकी कोई चीज़ वो सेम की सेम बना नहीं सकता, और यदि कोई बनाता है तो उसको चोर कहा जाएगा कि भाई उसने आपकी चीज़ को बिना आपकी परमिशन के बना लिया, चुरा लिया। और अगर ऐसा होता है तो उसे फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ स्टोरी, बाकी कुछ बाद में आएगी। लेट अस बिगिन। ओके, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूँ, इसको ट्रूली, बिल्कुल, ट्रूली मतलब बिल्कुल, ब्यूटीफुल माइंड, बिल्कुल सुंदर, ब्यूटीफुल माइंड क्यों बोला गया है, ये एक आंसर है। या फिर आप ये समझ लो कि वाई द टाइटल इज गिवन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, क्यों। अब पढ़ते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। हु डू यू थिंक ऑफ, किसके बारे में सोचते हो आप, किसके बारे में सोचने लगते हो। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जब शब्द जीनियस सुनाई देता है, किसके बारे में सोचते हो, कौन याद आता है तुम्हें जीनियस के बारे में बोलते ही। क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन याद आते हैं? देखो, मुझे तो बहुत सारे याद आते हैं। मुझे याद आता है न्यूटन, मुझे याद आता है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, JC
मैक्सवेल, मुझे याद आता है माइकल फैराडे, ठीक है, मुझे याद आता है श्रीनिवास रामानुजन, ओके। तो श्रीनिवास रामानुजन वॉज ऑल्सो बोर्न इन शायद 1888, नहीं 1879 के आसपास का ही बर्थ है इसका, 79 या 89, शायद 1889। तो श्रीनिवास रामानुजन वॉज ऑल्सो जीनियस। तो आप किसके बारे में सोचते बताओ, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज अ जीनियस? जीनियस कौन होता है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? क्या क्या क्वालिटीज जीनियस के पास होनी चाहिए? सो अ जीनियस इज समवन हु कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम within a jiffy of time और with the least amount of time, कम से कम समय में बड़ी से बड़ी मुसीबत को सॉल्व करने वाला जीनियस कहलाता है, ओके। अपन नहीं होता यार दोस्तों में किसी ने कोई चीज़ बताई, कोई आइडिया बता, तो बोलते यार ये तो जीनियस है यार, इसने तो एक क्वेश्चन कर दिया, इसने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया, पता है ये वाला क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा था, इसने कर दिया, भाई ये तो जीनियस है। गॉट इट? सो जीनियस इज एनीवन हु कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, हु कैन सॉल्व हार्डेस्ट प्रॉब्लम विद इन। बट कौन जीनियस है, कितना जीनियस है, ये नहीं पता है ना। वी शेल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। अब हम एक सिविल सर्वेंट के बारे में, एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने क्या किया, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब हिंदी में आप ऐसे बराबरी कर सकते हो, एग्जैक्टली तो मीनिंग मिलेगा नहीं, कि तूफान ला दिया, दुनिया में तूफान ला दिया। अबाउट 100 years अगो, लगभग 100 सालों पहले। क्या करा उसमें? इन द समर ऑफ 1905 में समर के दौरान द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। क्विक सक्सेशन का मतलब हो गया जी बैक टू बैक, बैक टू बैक, ठीक है। इन क्विक सक्सेशन, बिल्कुल बैक टू बैक, धड़ाधड़ 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स उसने पब्लिश कर दिए। और 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को देखकर दुनिया दंग रह गई। देयर वाज अ स्टॉर्म इन द वर्ल्ड, दुनिया में तूफान आ गया। लोग जो देखता है उसको लगता है कि यार ये तो मतलब बड़ी ही भयंकर चीज हो गई, क्या चीज है ये, कैसी इक्वेशंस हैं। क्या करा था इसने? ही पब्लिश्ड 4 पेपर्स बैक टू बैक, क्विक सक्सेशन। क्या क्या पेपर में था उसमें, क्या क्या था? पहले में लाइट थे, लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, क्या क्या हो सकता है लाइट से, ठीक है। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का जो मोशन, जो जिगजैग मोशन आप पढ़ते ना, ये ऐसे ऐसे ब्राउनियन मूवमेंट, इनके बारे में। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जो मूविंग बॉडी है उनके अंदर उनकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड एनर्जी। एनर्जी वाली एक इक्वेशन आप सभी को पता ही होगी, E = mc²। Very famous equation which tells that energy is mass and mass is energy. Okay, and these 4 things क्या क्या था? Light, motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in the scientific journal but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. पूरे कॉस्मोस के लिए, पूरे ब्रह्मांड की, स्पेस की और समय की पूरी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी समझ थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर चेंज्ड, इसने चेंज कर मारा। हमें लगता था कि ये ब्रह्मांड है वो जहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन इसने बताया कि ब्रह्मांड जहाँ पर, जैसे ये ब्रह्मांड है मान लेते हैं ये, और यहाँ पर अगर कोई मास रखा हुआ है, कोई सन है या कोई प्लैनेट है, कोई बहुत बड़ा सूरज है, बहुत बड़ा एक स्टार है, तो वो इस स्पेस को ऐसे करके कर्व कर देता है। द स्पेस गेट्स कर्व्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मास, ठीक है। जैसे आप मान लो ये एक चादर है और एक चादर में एक बॉल रख दी, तो वो चादर में ऐसे कर्व आ जाएगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ये कर्व बढ़ता जाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा मास है तो इस चादर को ऐसे फाड़ के नीचे निकल जाएगा। And this is what in my other videos related to physics you can watch, you can search this, I'll write in the comment, okay, कि क्या था। एक और साइंटिस्ट के बारे में जिक्र है इसमें, सर आर्थर एडिंगटन, जिसने ये वाली थ्योरी इसकी प्रूव करी, आर्थर एडिंगटन। जब न्यूटन से पूछा गया कि सर ग्रेविटी के बारे में, तो आपने बता दिया क्या बताया था न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में, F=G(m1m2/r²). बट उसने बताया कि हाउ, उसने जब उससे पूछा गया कि हाउ दिस इक्वेशन वर्क्स, ये इक्वेशन काम कैसे करती है, प्लैनेट्स एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हाउ, कैसे, क्या चीज़ है ऐसी जो अट्रैक्ट करवा रही है,
न्यूटन के पास इनके जवाब नहीं थे, बट आइंस्टाइन फाउंड दीज आंसर्स in his different kind of theory called special theory of relativity and general theory of relativity. ठीक है, अब पढ़ते हैं जी अपन चैप्टर में क्या क्या कहानी है उसकी. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication, बिना किसी ऐसे indication के that he was destined for greatness, कि उसके भाग्य में, destined मतलब भाग्य में, भाग्य से रिलेटेड है, भाग्य में, he was destined for greatness, कि उसके भाग्य में ग्रेटनेस है, उसके भाग्य में यश है, शौर्य है. ठीक है. Albert Einstein was born on 14th of March in the German city of Ulm without any indication, बिना ऐसे किसी संकेत के, ऐसे किसी इंडिकेशन के कि he was destined for greatness, कि उसका यश बढ़ने वाला है, कि उसके भाग्य में बहुत नाम है, बहुत इज्जत है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था. क्योंकि बचपन में क्या था, ऑन द कॉन्ट्ररी, देखो जो वर्ड्स मैं बताता हूँ, यू कैन राइट दीज वर्ड्स इन योर फेयर नोटबुक. दीज वर्ड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बात कहानी बताने की आती तो मैं अगले 5-7 मिनट में कहानी बताकर ख़त्म कर देता, बट ये इंग्लिश का लेक्चर है. इन दैट यू मस्ट वर्क ऑन ईच एंड एवरी वर्ड सो दैट यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी, और सीख सको बहुत सारे शब्दों को जिन्हें तुम लिखने में, समझने में, पढ़ने में, रीड करने में, सुनने में यूज़ कर सको. एंड इफ़ यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स, इसका मतलब तुम्हें यह भाषा अच्छी तरह से आती है. ओके. सो ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि, ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब बल्कि, इसके विपरीत. बल्कि हुआ क्या लिखा है यहाँ पर कि ही वॉज बोर्न विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस. वो पैदा हुआ बिना किसी ऐसे इंडिकेशन कि वो बहुत महान बनने वाला है. इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक. उसकी माँ को लगता था कि एल्बर्ट एक फ्रीक है, मूर्ख है, पागल है. टू हर, उसके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उसकी माँ के लिए उसका सिर बड़ा लगता था. उसको लगता था इसका इतना बड़ा सिर है, क्या दिक्कत है, इसकी खोपड़ी में कोई खराबी, कोई बीमारी तो नहीं है, शायद भगवान ने किसी पुराने ज़माने के पाप की सज़ा दी हमें, जो ऐसा पागल बच्चा पैदा किया है हमारे लिए. परंतु वो बच्चा एक बहुत महान वैज्ञानिक बना, और ऐसी किसी को कोई संकेत उसने बचपन में नहीं दिया. एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल का हुआ, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. आइंस्टाइन अभी भी 2.5 साल की उम्र तक नहीं बोला. एंड व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने फाइनली, अंततः जब उसने बोलना सीखा आखिरकार, ही अटर मतलब होता है भाई स्पीक, अटर मतलब स्पीक, तो अटर्ड की हो जाएगी स्पोक. ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस. वो हर बार 2 बार बोलता था, हर बात 2. जैसे अगर उसको चाहिए खाना, मतलब उसको खाना चाहिए मम्मी से, तो वो ये बोलता है, मम्मी मम्मी खाना दे दो लाइक दैट. वेरी इंटरेस्टिंग है ना. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन को नहीं पता था कि बाकी दोस्तों के साथ क्या करते हैं, मतलब खेलते हैं, भागते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, ऐसा उसके पास कोई ऐसी समझदारी नहीं थी. ठीक है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. याद रहे, हिज प्लेमेट्स, उसके जो खेलने वाले जो मित्र थे, वो उसको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे. बोरिंग भैया हैं, ब्रदर बोरिंग. कुछ आता ही नहीं था उसको खेलना वगैरह, बस ऐसे ही अपने खेल खिलौनों में लगा रहता था. सो इसलिए द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. बाय हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप में ही, अलोन. सो द यंगस्टर प्लेड अलोन, तो वो अकेला ही खेलता था. अब एक हिस्टोरियन है, वो बताते हैं, क्या बताते हैं, ऑटो नैगबोर बताते हैं, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लेजेंड. वो जो है वो लेजेंड की तरह, कहीं लेजेंड होता है कथा कथित बातें, जो मतलब बस बोलकर सुनकर बताई गई हैं. कहानियाँ जो हम राजा महाराजाओं की कुछ कहानियाँ सुनते हैं जिनका कहीं इतिहास में वर्णन नहीं है, उन्हें लेजेंड बोलते हैं. लेजेंड्स आर लाइक स्टोरीज बट नॉट रियल स्टोरीज. या फिर उनके प्रमाण नहीं है, कोई चीज़ पता नहीं वो है या नहीं, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, बात सच है झूठ है, कुछ नहीं पता. तो ऐसे आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लेजेंड, आइंस्टाइन वाली कहानी को जो लेजेंड की तरह बताते हैं, बट दैट सीम्ड फेयरली ऑथेंटिक. और फेयरली मतलब होता है काफ़ी, फेयरली मतलब काफ़ी. जो कहानी विच सीम मतलब होता है भाई लगना,
कहानी दैट सीम्स, जो लगती है फेयरली ऑथेंटिक, जो लगभग रियल लगती है, प्रमाणिक लगती है, ऑथेंटिक प्रमाणिक, रियल जिसका प्रमाण है, जो सत्य है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, क्योंकि वो लेट टॉकर था, हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके पेरेंट्स चिंतित रहते थे। लगभग मतलब 2.5-3 साल तक बोलता ही नहीं था और पेरेंट्स को लगता था भाई हे भगवान हमें गूंगी औलाद दे दिया, हे भगवान का कर दियो ही हमारे साथ, है ना, ऐसा कुछ सोचते रहे होंगे उसके पेरेंट्स। लेकिन एक दिन उसने अपना साइलेंस तोड़ दिया, अपनी चुप्पी तोड़ दी। एट लास्ट एट द सपर टेबल, सपर भाई डिनर का ही समय होता है, डिनर कोई बोलते हैं सपर, ठीक है, सपड़ करके खाते हैं शायद इसलिए सपर बोलते होंगे। सपर इज डिनर, डिनर के बाद चौथा खाना होता है उसको सपर बोलते हैं अंग्रेजों में। अपने में तो 3 ही खाते हैं अपन, 2 ही खाते हैं कहीं कहीं जगह, सुबह या शाम को बस। सो एट लास्ट एट द सपर टेबल, अंततः फाइनली, अच्छा एट लास्ट के वर्ड क्या क्या हो गए, एट लास्ट, फाइनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, इन सब का मतलब क्या होता है फाइनली, ठीक है, एट लास्ट, ठीक है, और फाइनली, अल्टीमेटली, इवेंचुअली, एट लास्ट, फाइनली, अल्टीमेटली, इवेंचुअली, EVENTUALLY। सो फाइनली क्या हुआ जी, एट लास्ट, फाइनली, एट द सपर टेबल वन नाइट, एक शाम, ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपना सन्नाटा साइलेंस तोड़ दिया। द सूप इज टू हॉट, एकदम से चिल्लाया, ये माँ ये कितना गर्म है ये खाना, ये मुंह जल गया मेरा, ये मेरा मुंह जल गया। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, बड़ा ही सुकून मिला, रिलीव मतलब होता है शांति आना, पेरेंट्स को शांति मिली ये बात सुनकर कि भाई हमारा बेटा कुछ तो बोला, यानी कि ये गूंगा नहीं है, ये बोल सकता है। His parents asked why he had never said a word before, उसके पिताजी ने पूछा, पेरेंट्स ने पूछा माँ बाप ने कि आज तक तुमने एक भी वर्ड नहीं बोला, क्यों? एल्बर्ट ने रिप्लाई दिया, बिकॉज अप टू नाउ मतलब अब तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, हर चीज क्या थी, सही थी। इन ऑर्डर मतलब क्या होता है, सही, अब तक सब सही चल रहा था तो जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की। आज गड़बड़ हुई, जब मुंह जल गया तब मैं चिल्लाया, तो बताओ ऐसी बात हुई थी, ठीक है जी। तो ये वापस चलते हैं। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, सो ज्यादा समय तक वो अपने आप ही खेलता रहता था, ज्यादातर। मच ऑफ द टाइम मतलब ज्यादातर, मच ऑफ टाइम मतलब ज्यादातर वो खुद में ही खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसको मैकेनिकल टॉयज अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, अपनी जो उसकी नई बहन जब हुई पैदा, न्यू बोर्न मतलब अभी जो बहन पैदा ही हुई थी, लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न बेबी, लुकिंग एट उसको देखते हुए, ही इज सेड टू हैव सेड, इसका मतलब क्या है, ही इज सेड टू हैव सेड, इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसने कहा, क्या कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, और ठीक है मेरी बहन है लेकिन इसके टायर कहाँ हैं, अयो बिना टायर के चलेगा कैसे हमारा बहन, ठीक है। तो ऐसा उसने क्वेश्चन किया, बिकॉज ही वॉज सो स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, इतना ज्यादा उसको मैकेनिकल टॉयज अच्छा लगता था। जब उसकी बहन पैदा हुई तभी उस पागल की तरह उसने पूछा कि इसके भी तो टायर होने चाहिए, टायर कहाँ है इसके, ठीक है जी। ये तो थी उसकी बेवकूफ़ाना हरकतें व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तब एक बार उसके हेडमास्टर ने इसके पेरेंट को क्या बोला, इसके पापा को, ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर का मतलब क्या होता है भाई, अयो, वुडंट मैटर का मतलब होता है फर्क पड़ना होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वॉट आइंस्टाइन चोज वुडंट मैटर, आइंस्टाइन क्या कुछ चूज करता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी चूज कर ले, यहाँ पे वॉट की जगह वॉट एवर लिख सकते हैं। वॉट एवर आइंस्टाइन चोज, जो भी आइंस्टाइन चूज करेगा, वुडंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें आती हैं, नॉट एंड मैटर एक साथ, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं जो चाहो, ठीक है। डज नॉट मैटर फर्क नहीं पड़ता, डिड नॉट मैटर फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वुड नॉट मैटर फर्क नहीं पड़ेगा,
आया समझ में? सो ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि जो भी चूज कर ले फर्क नहीं पड़ने वाला जी कुछ भी, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज में सक्सीड नहीं होगा। और आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। देखो वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, बोलो बोलो, और उससे पहले हमेशा द आता है, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले द आता है। आई एम प्लेइंग गिटार की जगह आई एम प्लेइंग द गिटार, ठीक है। जब आप नॉर्मली सिर्फ एक गिटार के बारे में बात करते हो, डिवाइस के बारे में नहीं, आप एक उस प्रैक्टिकल डिवाइस के बारे में नहीं बात कर रहे हो। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक गिटार है, मेरे पास एक गिटार है, आई हैव ए गिटार, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं गिटार बजा सकता हूँ, आई कैन प्ले द गिटार। आई बात समझ में? सो द वायलिन आएगा, डिवाइस से पहले नॉर्मली जो डिवाइस होती है उसका नाम से पहले आएगा द, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर वो सामने है नज़रों के, उसके बारे में बात करो कि एक गिटार रखा है मेरे पास, मेरे घर पे गिटार है, मेरे कमरे में जाओ वहाँ एक गिटार रखा हुआ है, मेरे टीचर ने मुझे एक गिटार गिफ्ट दिया था, तो वहाँ गिटार के लिए ए आएगा, ए, ठीक। आगे चलते हैं। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में ही गिटार बजाना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो गिटार प्ले करे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट। एमेचर मतलब होता है शौकीन, जो इंसान अपने शौक से कोई काम करे शौकीन होता है। तो he became an amateur or a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. इस स्किल को उसने अपने पूरे जीवन भर मेंटेन करके रखा। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन सीख लिया टाइम पास के लिए फिर छोड़ दिया, नहीं आता। नो, ही यूज्ड टू प्ले, अकेला बैठ के गिटार बजा वायलिन प्ले करता था, ठीक। आगे चलते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल। उसके प्रिंसिपल ने तो कह दिया, हेडमास्टर ने, कि भाई इसके बस की कुछ नहीं है, ये वॉट एवर ही चोज ही वुड दैट वुडंट मैटर, ही वुड नेवर मेक एनी सक्सेस, वो किसी में सक्सेस होगा ही नहीं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए गुड प्यूपिल, वो एक बुरा प्यूपिल नहीं था। प्यूपिल क्या होता है? शिष्य, ठीक है, एक बुरा शिष्य नहीं था, अच्छा शिष्य था, अच्छा सीखने वाला था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में चला गया था स्कूल, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। जब वो 15 साल का था, वहां पर ये लाइन अलग है, देखो यहाँ तक की लाइन अलग है। अब ये जो लाइन है ये एडजेक्टिव क्लॉज, इसको आप बोल सकते हो एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वालिटी है म्यूनिक की। म्यूनिक क्या है, कहाँ है म्यूनिक? म्यूनिक वो जगह है वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब 15 महीने का तब उसकी फैमिली आ गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाया था। तो ये बात बहुत गलत है कि आइंस्टाइन बचपन में पढ़ता नहीं था, उसको कुछ आता नहीं था। नो, ही लव्ड एवरीथिंग, ही गॉट गुड मार्क्स इन एवरीथिंग, बट ही डिसाइडेड टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ हाई लेवल। और वो इतने विचित्र क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता था कि टीचर्स की उसके साथ हमेशा बनी रहती थी। 36 का आंकड़ा रहता था। ही वॉज ऑलवेज एट ऑड्स मतलब लड़ता रहता था, एट ऑड्स, बनती नहीं थी टीचर के साथ, 36 का आंकड़ा रहता था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन को स्कूल की रेजिमेंटेशन क्या था? ऑर्डर और डिसिप्लिन टेक एन एक्सट्रीम। जब रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिमेंटेशन, की कुछ भी नहीं, नो मीन्स नो। आपको जो चीज़ बोल दी, हाँ ऐसे करना है तो ऐसे करना, बोल दे कि अभी तुम्हें ये काम नहीं करना तो आप नहीं कर सकते, ये रेजिमेंटेशन है स्कूल की। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और हमेशा अपने टीचर के साथ क्लैश में रहता था। क्लैश मतलब होता है झगड़ता रहता था, भड़कता रहता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट देयर, वहाँ पर सो स्टिफल्ड देयर, स्टिफल मतलब क्या होता है? दम घुटना। स्टिफल मतलब स्टीफन, स्टिफल मतलब होता है जी दम घुटना, ठीक है। जब सांस नहीं आती है, दम घुटने लगता है, तो आइंस्टाइन इतना परेशान हो गया था। When Einstein felt, at the age of 15, Einstein felt so stifled, इतना ज़्यादा दम घुटने लगा, that he left the school for good. For good का मतलब अच्छे के लिए, अयो अच्छे के लिए नहीं जी, हमेशा हमेशा के लिए। Forever लिखते हैं इसको, क्या समझे रही तुम्हें? फॉर गुड बोले तो फॉर एवर।
अब आते हैं जी आगे के बारे में। द प्रीवियस ईयर, यानी कि अभी तो 15 का हो गया, 14 साल, एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलन। जब आइंस्टाइन 14 का था तब उसके पेरेंट मिलन आ गए थे। अब जब 15 का हो गया तो आइंस्टाइन कहाँ भाग गया है, मिलन आ गया। पेरेंट्स से बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, तो पेरेंट ने जब इसको 14 साल का था और रिलेटिव के घर छोड़ दिया था। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। जर्मनी का जो छोटा सा हिस्सा, कुछ एक पार्ट जहाँ पर स्विट्जरलैंड का वो हिस्सा, स्विट्जरलैंड का, सॉरी 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 गलता हो गया जी, गलता, छोटा सा गलता हो गया। ही वॉन्टेड हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड, जहाँ पे क्या थी, जर्मन स्पीकिंग पार्ट था। तो आइंस्टाइन क्योंकि जर्मन था तो उसको जर्मन तो आती थी। सो आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन इसने पेरेंट्स को मना लिया स्विट्जरलैंड में एडमिशन लेने के लिए। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। लिबरल मतलब होता है खुली, खुली मतलब खुले विचारों वाली। तो जो स्विट्जरलैंड था इट वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। स्विट्जरलैंड वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। क्वेश्चन आएगा आइंस्टाइन ने म्यूनिक क्यों छोड़ा? व्हाई डिड आइंस्टाइन लीव द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड या फॉर एवर? आइंस्टाइन ने म्यूनिक का स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। काहे छोड़ दिया बे, काहे भाग गए उधर से? तो इसका आंसर होगा आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन। स्ट्रिक्ट या स्टर्न डिसिप्लिन, ठीक है। स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, स्टर्न डिसिप्लिन। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देयर। हिज साइंटिफिकली क्यूरियस जो दिमाग था, माइंड था, हिज साइंटिफिकली क्यूरियस माइंड वॉज सप्रेस्ड देयर। वहाँ पे उसकी जो बुद्धि, जिसको सप्रेस किया जा रहा, सप्रेस मतलब दबाना। वहाँ के जो स्कूल के जो भी टीचर रहे होंगे या प्रोफेसर्स या फिर इसके साथ वाले लोग, वो इसको सप्रेस कर रहे। सप्रेस मतलब दबाना कि भाई तेरे को उठने नहीं देंगे। सो आइंस्टाइन्स scientifically curious mind was suppressed. Scientifically curious mind, curious मतलब उत्सुक। अगर आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हैं, उतावले हैं, तो आप हैं क्यूरियस, ठीक है। सो दैट्स वाई आइंस्टाइन लेफ्ट स्कूल इन म्यूनिक। आइंस्टाइन ने म्यूनिक वाला स्कूल छोड़ दिया और किधर आ गया? इन द जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। क्यों? बिकॉज इट वॉज लिबरल। यहाँ पर आज़ादी थी बोलने की, बातें रखने की। अब पढ़ते हैं जी आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन बहुत तगड़ा मैथमेटिक्स में था, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन उसके बढ़िया हो जाते थे। दैट्स वाई वी नो कि फिजिक्स में सारी की सारी इक्वेशंस होती हैं, और अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं आता तो हो सकता है आपको फिजिक्स में गड़बड़ का सामना, धोखे का सामना करना पड़े। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, रटोगे, याद करोगे, क्योंकि आपको उसके अंदर का मैथ्स नहीं आता, आपको पता नहीं कि उसमें इक्वेशंस कैसे काम कर रही हैं, you would probably end up with and in getting very less marks। परेशान हो जाओगे। तो मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। yes। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics। मैथमेटिक्स में गिफ्टेड था, फिजिक्स में इंटरेस्टेड था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल खत्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उसने ज्यूरिक में पढ़ने का निर्णय ले लिया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में मिली इन्हें इनकी प्रेमिका। इन्हें मिली वहाँ पर इनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं, वहाँ मिली उनको एक बहुत ही होनहार छोरी, गर्ल मिलेवा मैरिक, the girl whom Einstein liked a lot, and the couple fell in love। yes, ये मिलेवा है, इसको मिलेवा बना देते हैं। ये मिलेवा, ये इसके बाल, ये इसके कान, and the couple fell in love। तो इनकी थोड़े दिन कुछ सोना बाबू रही होगी। एंड देन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। 1903 में इन्होंने शादी कर ली और बढ़िया से रहे, लेकिन कुछ सालों तक ही। आगे पढ़ते हैं, आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो मजा आएगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद वॉलरस मुस्टाच। देखो ये जो इसकी मूछें है ना, ये ऐसे करके जैसे ये लिप्स हो गए, तो जो यहाँ से मुझे ऐसे आती हैं ऊपर वाले होठ के ऊपर, इन्हें बोलते हैं वॉलरस मुस्टाश।
ठीक है जी। तो इसकी वॉलरस मुस्टाश थी, ये दिख रही होगी। तो वॉलरस मुस्टाश के साथ इस डैशिंग यंग मैन को सिर्फ साइंस ही अपील नहीं कर रही थी। अपील टू का मतलब होता है अट्रैक्टिव लगना, अट्रैक्टिव लगना। सिर्फ इन्हें साइंस ही अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, तो कौन अट्रैक्ट कर रहा था? केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री कर रही थी किसी और की, किसी की केमिस्ट्री, वही वाली मेरे बाबू ने थाना थाया वाली। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick. इसको भी मिलेवा मैरिक नाम की जो लड़की थी वो अच्छी लगी वहां पर। Whom he found to be a clever creature, जिसको इसको लगा कि भाई बड़ी क्लेवर क्रिएचर, बड़ी चतुर है, बहुत ही शानी है, काम चल जाएगा, घर बसा लेगी, ठीक है। This young Serb, सर्ब मतलब सर्बियन, सर्बिया से आई हुई सर्ब। This young Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ठीक है, कुछ ही थी, few मतलब limited, ठीक है, वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, कुछ ही जो यूनिवर्सिटीज थी यूरोप के अंदर, उसमें से एक दो ही थी जो, एक ज्यूरिक में होगी और कोई एक दो यूनिवर्सिटीज में से कुछ एक दो ही थी जो वुमेन को डिग्री देती थी। भैया ये वुमेन नहीं है, देखो ये है वुमन, ये हो गया वुमन, वुमनिया, और ये हो गया वुमेन, ये वुमन है, ये वुमन है, समझ रहे हैं? इधर एक ई बनाएंगे, इधर जादू हो जाएगा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी का जादू। बाकी जादू आगे सिखाएंगे आपको। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट दी फिलिस्टीन्स। आइंस्टाइन को उसके अंदर एक एली दिखाई दिया। एली क्या होता है भैया? फ्रेंड, फ्रेंड, दोस्त। आइंस्टाइन को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मित्र बन जाएंगे हमारी, महिला मित्र, समझ रहे हैं? महिला मित्र, हाँ। फिलिस्टीन्स कौन होते हैं? दोज हु डू नॉट लाइक आर्ट एंड म्यूजिक, या दूसरे की जिनको आर्ट एंड म्यूजिक पसंद होता है उनको पसंद नहीं करने वाले लोग कहलाते हैं फिलिस्टीन्स। तो जो बाकी आइंस्टाइन के लोग थे, उसके घर वाले, उसके यार दोस्त, वो सारे फिलिस्टीन्स थे। दे डिड नॉट लाइक आर्ट, दे डिड नॉट लाइक आर्ट। फिलिस्टीन्स डू नॉट लाइक आर्ट, आर्ट पे, कल्चर पे, म्यूजिक पे, इन सब चीज़ों में उनको कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आइंस्टाइन को था। तो आइंस्टाइन के जो फैमिली के लोग थे और यूनिवर्सिटी के लोग थे, वो सारे बिल्कुल ही ये इस पे एट ऑड्स रहता था। एट ऑड्स मतलब भिड़ा रहता था, इनसे झगड़े पर रहता था, हमेशा इसका 36 का आंकड़ा रहता था यूनिवर्सिटी के लोगों से, इसके घर के लोगों से। लेकिन उन सब में एक इसको विचित्र, एक नई मिली, मेरी वाली अलग टाइप से, वही वो मिली, और उसमें इसको अपना एक दोस्त दिखा, अच्छा दिखा, एंड द कपल फेल इन लव एंड देन लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अफेक्शन मतलब लव, अपने प्यार, अपना लाड़, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क जाहिर करा शब्दों में। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब मासूमियत आप बोल सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। जो नादानी थी, नादानी, अपनी नादानी के साथ, नानी के साथ नहीं, नादानी के साथ। क्या यार, क्या सुनते रहते हो, क्या ही सुनता है, ठीक है। तो मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को नादानी के साथ, अपने उस टीनेज फीलिंग्स के साथ उसने मिक्स करके चालू करते रहे। और फिर क्या बोलते हैं आइंस्टाइन रोट, क्या बोलता है आइंस्टाइन? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। मतलब एकदम कंक्लूजन मतलब रिजल्ट होता है, एकदम बहुत तगड़े रिजल्ट जब हम लेकर आ जाएंगे रिलेटिविटी के, तो कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों को एक साथ अवार्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसा आइंस्टाइन ने उसको बोला, ठीक है। और शायद ये भी बोला होगा, मेरे बाबू ने थाना थाया कल के। आगे चलते हैं 8th पर। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में, क्यों भाई 1900 में कितने साल का हो गया? 7, अयो 19 क्यों लिखते हैं इतना ज़्यादा हम? अयो फिर गलत। 1879 से लेकर 1900 तक कितने बच गए भैया? 21 साल। हाँ फिर सही लिखा इसने, मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं लिख दिया इसने, शक हुआ मुझे, संदेह। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Unemployed था, university graduate था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern.
स्विट्जरलैंड के अंदर पेटेंट ऑफिस के अंदर दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए पेटेंट्स को रीड करना, असेस करना और चेक करना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो, वो इसका काम था। ठीक है। पेटेंट क्या होता है? ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। फिलहाल के लिए इन्वेंटर की बात हो रही है, लेकिन आप अगर अपनी कोई कंपनी भी खोलते हैं तो उस कंपनी का नाम आप रजिस्टर करवाएंगे ताकि कोई और आपके कंपनी के नाम से एक और कंपनी खोल कर ना चला ले। तो दुनिया में जितनी भी कंपनी है, एप्पल, सैमसंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सब ने अपने अपने नाम को, अपने अपनी क्वालिटीज़ को, अपने अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवा रखा है। डिड यू गेट दैट? यस। ठीक है। सो इसने क्या होता है, वहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पर बन गया, ये टेक्निकल एक्सपर्ट, और पेपर्स रीड करने लगा। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, वाइल मतलब दौरान, के बीच में दौरान होता है, इसका मतलब दौरान। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब दूसरे लोगों के इन्वेंशन को असेस कर रहा होता था, पढ़ता था, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टाइन अपने खुद के आइडियाज बना रहा था, एंड यहाँ पर इसने कर दी पब्लिश ये सब चीजें। E = mc², बड़ी ही खतरनाक चीज है। He is said to have jokingly called his desk drawer at the patent office or at the work bureau of theoretical physics। याद रहे, ये मैं बना दिया हूँ आपके लिए टेबल, बहुत ही सुंदर सा ई बन गया टेबल, शाबाश। और ये टेबल का टांग, और इस टांग में इधर बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा दराज, ड्रॉर, 1 2 3 ड्रॉर बना दिए, और यहाँ ये इसकी कुंडी, वही कुंडी, समझ रहे हो ना? यस। हाँ, तो इसको जब ऐसे करके खींचेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये ड्राइंग अच्छी है मेरी, मानो मानो मानो, मान लो क्या जा रहा है मानने में। तो ये जो ये ड्रॉर है, इसी ड्रॉर में, क्योंकि यहाँ पर ये अपने पेपर्स रखता है, और इसी डेस्क के ड्रॉर को पेटेंट ऑफिस में क्या बोलता है? ब्यूरो ऑफ, ब्यूरो की स्पेलिंग क्या होती है? BUREAU, BUREAU, हाँ अभी सही है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। क्या बोलता है इसके डेस्क के ड्रॉर को? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। क्यों? इसके दोस्त लोग बोलते हैं भाई क्या करता रहता है तू, ये डेस्क में क्या ठूस ठूस के रखता है इतने सारे पेपर? बोलता है ये मेरा ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, यहाँ मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स रख रखे हैं टाइप से। और कुछ ही क्षणों में देखो, तुम सोचो 1902 में जॉब लगी और 1905, नॉट ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, जस्ट 3 ईयर, इन जस्ट 3 ईयर्स ही फॉर्म्ड हिज ओन इक्वेशंस, जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं थी। और कितनी उम्र थी आइंस्टाइन की जब? मात्र 26 साल। देखो 1900 में अगर ये 21 साल का है तो 1905 में ऑफ कोर्स कितने का हो गया? 26 साल का। तो when he was 26 years old in the year 1905, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी लिख दी भैया। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। क्या बताती है स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? पता क्या बताती? अब देखो हम थोड़ा सा आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, प्लीज धैर्य रखिए, चिड़िया मत, परेशान मत होइए। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये फिजिक्स हमें बतानी पड़ेगी क्योंकि हमें मजा आता है। T इक्वल्स या डेल्टा T, चेंज इन टाइम, इक्वल्स T जो ओल्ड टाइम है वो 1 - v²/c²। This is the outcome in time dilation by Albert Einstein's equations in special theory of relativity। क्या होगा इसमें? देखिए इसमें क्या होगा, ये जो v है, दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बना दिया एक स्पेसशिप, ये एक स्पेसशिप है। अरे मेरी ड्राइंग अच्छी है मानो। और यहाँ से इसमें से आग निकल रही है, एंड दिस स्पेसशिप, यहाँ पे बैठे हुए हैं आप और आपके मित्रगण, पत्ते पीट रहे हैं बैठ के, या चिड़ी कोई क्वाक भाई।
और अगर ये यहाँ से जा रही है किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। मान लो आप इसमें बैठे हो यहाँ चंगू मंगू, ये चंगू, चंगू का भाई मंगू और ये मंगू का भाई टुल्लू। तो ये टिल्लू चंगू मंगू तीनों बैठे हैं। ऑल दीज थ्री आर मूविंग वेरी फास्ट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट जाए तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर, वी किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। तो v अगर c के बराबर हो गया तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये तो सेम चीज़ हो गई क्योंकि v खुद c बन गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट के क्या बचा 1, एंड 1 माइनस 1 क्या बचा 0, और 0 इंटू टी क्या हुआ 0। यानी कि आपका जो पुराना समय था वही है। यानी कि जैसे आप एक गाड़ी में निकले कितने बजे, 12:00 पर, और आप बहुत देर तक चले लाइट की स्पीड से, थोड़ी देर बाद भी आपका समय कितना ही है 12 ही है। यानी कि देयर इज नो चेंज इन टाइम। पता है बड़ी विचित्र बात है, आप बाहर, आपके लिए टाइम चेंज नहीं होगा, भले ही आप 1-2 दिन के लिए आप वहाँ जाकर रुक कर आए, आपके लिए टाइम का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और जब आप बाहर जाकर कहीं दूर, अर्थ से दूर जाकर आप इस स्पीड से आप अर्थ से दूर होकर जब जाएंगे और फिर जब वापस अर्थ पे आएंगे तो आपने तो बाहर, अर्थ के बाहर कितना समय बिताया 2 दिन का, परंतु जब आप लौट कर वापस अर्थ पे आओगे यू विल सी दैट योर फ्रेंड्स हैव बिकम बुढ़ा, ओल्ड। शायद यहाँ पर धरती पर कई साल बीत चुके हैं। हाँ, परेशान मत हो, मैं जानता हूँ ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, परंतु ये इतना ही विचित्र है। दिस इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आया समझ में? तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, चेंज होते हैं, समय चेंज हो सकता है आपकी गति के अनुसार। इफ यू आर मूविंग वेरी फास्ट, time will be slowed down for you, remember. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together after a journey if one of them has been moving very fast related to the other. यही बात इसमें मैं बता रहा था। यहाँ पर 2 घड़ियाँ हैं, एक तो घड़ी नंबर 1 यहाँ बजा दिए 12 और ये इसकी सेकंड वाली सुई है, और एक है घड़ी यहाँ बजा दिए 12। ये रखी हुई है अर्थ के ऊपर और ये वाली जा रही है स्पेस में। तो जब ये घड़ी स्पेस में सी से जाएगी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है 2,99,000, अयो बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं 299,792,456 मीटर्स पर सेकंड, जिसे अपन रफली लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। देखो कितनी तेज स्पीड है, बहुत ज़्यादा। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी कि आप लगभग 1 सेकंड में चांद पे पहुंच जाओगे। चांद 4 लाख किलोमीटर की, 4-4.5 लाख किलोमीटर के आसपास है, 3,84,000, यस, लगभग 4 लाख के आसपास। तो आप 1 मिनट में 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको चांद पर जाने में। कैन यू गैस द स्पीड ऑफ लाइट? यस। तो अगर 2 घड़ियां हैं, एक घड़ी स्पेस में जा रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट और एक घड़ी यहीं धरती पर रखी हुई है, तो जो घड़ी स्पेस में जाकर आएगी उसमें अभी 1 घंटा ही बीता होगा, और जो घड़ी धरती पर रखी हुई है उसके अंदर कई साल बीत चुके होंगे। इट इज़ वियर्ड। घड़ी मतलब नॉर्मल घड़ी नहीं, घड़ी तो उतनी सही चलेगी, परंतु उसके बीच का समय बदल जाएगा। और ये एटॉमिक क्लॉक की बात हो रही, तुम्हारी टिक 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 वाली घड़ी की बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी में डिफरेंस बताते हो, सेम बताती है, सिमिलैरिटी बताती है। आइंस्टाइन से पहले क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मास था, दैट मास कैन चेंज इनटू मास। लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड से गैस हो जाएगा, वगैरह वगैरह की बातें थी। मास कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म बट मास विल रिमेन मास। एंड अगेन एनर्जी के बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताती है कि एनर्जी कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। एक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है, स्टैटिक में बदल जाएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल करंट में बदल जाएगी, हीट में बदल जाएगी, चार्ज की फॉर्म में बदल जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में बदल जाएगी, पोटेंशियल के फॉर्म में बदल जाएगी, बट एनर्जी विल रिमेन एनर्जी। Einstein came, he said, no dada no, energy can become mass and mass can become energy according to this equation, E equals mc squared, where c is velocity of light, very large number। आई बात समझ में? इससे क्या समझ सकते हो आप कि आपके पास अगर इतना सा मास है 0.0000 ग्राम का, 0.0001 ग्राम का, तो इसमें से कितनी एनर्जी निकलेगी? इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर 3 का हो गया 9, सी क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये 3 का तो बन गया 9 और 10 की पावर हो गया 16, यानी कि 9 और 1 2 3 4 5 हटा दो, 9 × 10⁻, लगभग 10 मान लेता हूँ मैं, जूल की एनर्जी निकलेगी। दिस इज़ वेरी लार्ज। और ये ऐसे नहीं होता मास एनर्जी में कन्वर्ट, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। अब अपने घर में माचिस से जला के ट्राई मत करने लग जाना, दिस इज़ वेरी टफ। यू विल हैव टू लर्न एटॉमिक फिजिक्स फॉर दैट, न्यूक्लियर फिजिक्स। चलो जी आगे चलते हैं। सब किधर भाग गया? आगे चलते हैं। ये एक बात है कि लोगों ने पूछा कि समय बदल सकता है कैसे? हाउ कैन टाइम विल बी स्लो और फास्ट फॉर समवन एंड सम अदर पर्सन फास्ट एंड स्लो फॉर समवन। इसने एक सोटू सा एग्जांपल दिया, सोटू सा एग्जांपल, बिल्कुल एकदम नन्हा सा एग्जांपल। क्या बताया कि मान लेते हैं 2 लोग हैं, आप खुद और एक आपका मित्र। आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे इसमें लिखा है, जैसे आप बैठे, आपको बिठा दिया स्टोव के ऊपर और आपके फ्रेंड को बिठा दिया उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, उसकी नाइस गर्ल्स के साथ। When you sit with a nice girl, जब तुम एक नाइस गर्ल के साथ बैठते हो for 2 hours, it seems like 2 minutes। 2 घंटे तक बैठे और लगा 2 ही मिनट हुए। अभी जा रहे हैं आप, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी तो आए थे, ऐसा लगेगा। बट when you sit on a hot stove for 2 minutes, अगर आप 2 मिनट के लिए एक तवे के ऊपर बैठ गए, गरम गरम तवे के ऊपर, तो आग लग जाएगी, भड़क जाओगे, रुका नहीं जाएगा। 2 मिनट 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड आपको 2 घंटे के समान लगेंगे। इसका मतलब समय अलग अलग हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी लव लाइफ के बारे में, शादी वादी कैसे हुई। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। unraveling मतलब उथल पुथल हो गई थी, starting to fail, गड़बड़ी हो गई थी उसकी प्राइवेट लाइफ में। क्या गड़बड़ हो गई? प्राइवेट मतलब पर्सनल, प्राइवेट का मतलब क्या होता है जी, पर्सनल लाइफ। बाहर तो फिजिक्स वगैरह में लगा हो, लेकिन घर की जो उसकी जिंदगी है उसमें गड़बड़ भसड़ मची हुई थी। क्या भसड़ थी देखते हैं। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते ही एल्बर्ट चाहता था कि मिलेवा से शादी हो जाए, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि ना मुन्ना ना, मैं नहीं होने देती तेरी शादी उससे। क्यों? क्योंकि शी वॉज 3 ईयर ओल्डर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी और उसको लगा कि नहीं, ये तो काम चलेगा नहीं भाई। ऊपर से एल्बर्ट भी पढ़ाकू किताबी और वो मिलेवा भी क्या करती है, मिलेवा भी पढ़ती रहती है। इसकी माँ को लगा यार इतनी पढ़ी लिखी है लुगाई कोई आएगी और यहाँ पर किताबों में लगी रहेगी तो मेरा काम तो करेगी नहीं, तो भैया नहीं, मैं तो शादी नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ शायद इसकी माँ को लगा होगा। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। शी थॉट दैट मिलेवा हु वॉज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। 3 साल बड़ी है वो इसके लिए भाई, बहुत बड़ी है ना। उसको लगा कि 3 साल तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे बेटे से। एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड। बॉदर्ड मतलब होता है चिंता करना, बॉदर मतलब चिंता करना। तो वो इस बात को लेकर भी चिंतित होती थी अबाउट बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, की मिलेवा इतनी तो शानी है, इतनी चतुर है एकदम। शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह एक किताब है, किताबी कीड़ा है वो। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। आइंस्टाइन ने शादी का विचार क्या कर दिया, रोक दिया। वेडिंग ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है बुझाना, रोक देना। आग बुझाना, फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाना पुट ऑफ कहलाता है। ये पुट ऑफ द कैंडल, मोमबत्ती की लैंप की बात हो रही है, पुट ऑफ। द पेयर फाइनली मैरिड इन, ये पेयर लिख दिया यहाँ पर, पेयर की जगह कपल आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, पेयर होता है ना कपल। द कपल फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, जनवरी में 1903 में उसने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और उसके बाद इनके 2 बेटे हुए। बट फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ ही सालों बाद बात बिगड़ गई।
क्योंकि आइंस्टाइन ने वादे करे होंगे शायद अपनी वाइफ से कि बाबू दोनों अपन साथ चलेंगे, दोनों को नोबेल प्राइज़ मिलेंगे, बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाबू तो उन बच्चों के डाइपर चेंज करने में लग गए और आइंस्टाइन आगे बढ़ा जा रहा है। मिलीवा को लग रहा है मैं यहाँ बैठ के डाइपर चेंज कर रही हूँ बच्चों के, तू आगे बढ़ रहा है ना, मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए। और फिर भड़क गए, धीरे धीरे भड़कते भड़कते दोनों, उनकी मैरिज फॉल्टर्ड, मैरिज बिकेम वीक। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, शादी खराब हो गई। मीनवाइल उसी दौरान मिलेवा वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। जो उसका इंटेलेक्चुअल, जो उसका बुद्धि थी, बौद्धिक क्षमता थी, जो उसका एम्बिशन था कि मुझे भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई मतलब कुछ बनाना है, कुछ नोबेल प्राइज जैसा जीतना है, फिजिक्स में कुछ करना है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ की तरह बस घर में डाइपर बदलती रह गई बेचारी मिलेवा मैरिक। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई होने के बाद कई सालों तक, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919 में इन कपल ने डिवोर्स कर दिया, तलाक तलाक तलाक। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने एल्सा आइंस्टाइन से शादी कर ली उसी साल। समझ रहे हो? सो ये प्यार मोहब्बत सब ऐसे ही है, फिल्मी है, इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड विद हिज राइज टू फेम। आइंस्टाइन का एक नया पर्सनल चैप्टर जो था वो कोइंसाइड हो गया, मैच करने लगे, लड़ने लग गया, अड़ने लग गया। किससे? वर्ल्ड फेम में जब वो हो रहा था। क्या चैप्टर था कि 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो 1905 में क्या था? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थी, वो टाइम के बारे में थी, टाइम एंड वेलोसिटी। इफ यू आर मूविंग वेरी फास्ट, अगर आप बहुत तेज चलोगे तो टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो जाएगा। 1915 में पता है क्या बताया इसने? 1915 में इसने ये बताया, इफ यू आर मूविंग विद अ वेरी लार्ज मास, अगर आप किसी भी आप एक ऐसी पोजीशन पर हो, ये स्पेस है, ठीक है, ये है जी स्पेस, और इस स्पेस में आप यहाँ कहीं हो, एक बहुत बड़े सन के पास, एक सन की तरह बहुत बड़ा तारा है, और आप अगर इसके आजू बाजू हो, मतलब आग नहीं लग रही है आपको, ठीक है, बट आप उसकी ग्रेविटी के पास हो। इफ़ यू आर नियर ए वेरी लार्ज मास, अगर आप एक बहुत बड़े मास के पास हो तो भी आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। ग्रेविटी कैन ऑल्सो चेंज मास। यस, ग्रेविटी से मास चेंज नहीं, ग्रेविटी कैन चेंज टाइम। ग्रेविटी से टाइम चेंज होता है। एक लार्ज मास के पास लार्ज ग्रेविटी पुल होगा और लार्ज ग्रेविटी पुल टाइम को स्लो कर देगी। समझ रहे हो? और इस चीज को पब्लिश किया, इसने पब्लिश कर दिया था। इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity, जिसने ग्रेविटी की अलग ही इंटरप्रिटेशन बना दी। इंटरप्रिटेशन मतलब एक एक्सप्लेनेशन, एक अलग ही व्याख्या कर दी। क्या ग्रेविटी की थी? यही वाली जो मैं बता रहा हूँ कि ग्रेविटी मतलब ऐसा वो नहीं होता प्लैनेट या कोई एक प्लैनेट उसको ऐसे करके खींच रहा है, नहीं। उसने बोला कि जो बड़ा वाला प्लैनेट है उसके चारों तरफ का जो मास है वो क्या हो गया है, ऐसे टेढ़ा हो, मास की वजह से जो स्पेस है वो क्या हो गया, टेढ़ा हो गया है। और उस टेढ़े मास की वजह से, उस टेढ़े स्पेस की वजह से, अगर मैं यहाँ पर एक छोटू सी कंची फेंकूँ तो वो कंची के चारों तरफ घूमेगी। इमेजिन करो एक चादर है और इस चादर के ऊपर यहाँ एक बड़ी बॉल है, तो जब मैं यहाँ पर एक बड़ी बॉल रख दूंगा, यहाँ एक बड़ी सी बॉल रख दूंगा, तो उस बॉल की वजह से ये चादर को ऐसे कर्व कर देगी, राइट, कर्व। और इस कर्व की वजह से, इस कर्व की वजह से अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंची फेंकूँ तो कंची क्या करेगी, यहाँ पर गोल 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 गोल, हाँ गोल 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 गोल, हाँ वही गोल गोल घूमेगी, ठीक है, कंची घूमेगी, कंची कह रहा हूँ मैं, कंची घूमेगी गोल गोल मास के पास, ठीक है। और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से ही सन की मास की वजह से सन ने स्पेस को कर्व कर रखा है, सन के कर्व करने की वजह से प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ये सर्च करना था कि क्या सच में सन ने स्पेस को कर्व कर रखा है। इसका अब इसकी डिस्कवरी हुई, इसके बारे में सत्यता साबित हुई, इसकी सच पता चला 1919 में। किसने बताया? सर आर्थर एडिंगटन ने। इसका मैं लगवा दूंगा, इसमें मतलब लगा दूंगा कमेंट बॉक्स में, एक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate.
ये बिल्कुल सही था, आइंस्टाइन बिल्कुल सही था। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो उसने बताई थी वो बिल्कुल सही थी अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि स्पेस कर्व होता है। और देखो कमाल की बात, अगर यहाँ सूरज है और अगर उसने ये स्पेस कर्व कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ से एक लेज़र लाइट जलाऊं तो लेज़र लाइट यहाँ से सीधी यहाँ जाकर यूँ जाएगी, आर पार नहीं हो पाएगी, मतलब आर पार हो जाएगी। यहाँ से लाइट सीधी, देखो यहाँ से यहाँ मानो यहाँ धरती है, धरती के ऊपर हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ से मैं एक तारा देख रहा हूँ जो कि यहाँ है ब्लू कलर का तारा, ये ब्लू कलर का तारा है। अब बताओ ये ब्लू कलर का तारा मुझे दिखाई देगा? ऐसे नहीं, क्योंकि ये सन के पीछे है, परंतु मुझे ये तारा दिखाई दिया। इस चीज़ का पता चला जब बीच में आ गया मून। सन और मून की वजह से धरती पर लग गया ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और उस सूर्य ग्रहण की वजह से ये सूर्य मुझे इस पॉइंट पर दिखाई नहीं देगा। प्लीज़ प्लीज़ समझाना तो पड़ेगा, मने समझाना पड़ेगा। दिस इज सन, this is earth and यहाँ बना लेते हैं मून, और इस मून की वजह से इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैं देखूं तो इस पॉइंट पर अंधेरा है। यहाँ पर टोटल सोलर एक्लिप्स होगा इस पॉइंट पर, और अगर मैं इस पॉइंट से देखूंगा तो मुझे सूरज दिखाई नहीं देगा। यदि यहाँ पर कोई स्टार है यहाँ, तो वो तारा दिखाई नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सूरज के पीछे है। सूरज तो छिप गया है, अंधेरा हो गया है। अब अगर अंधेरा हो गया तो यहाँ से ये तारा हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस तारे की रोशनी यहाँ से ऐसे होती हुई घूम कर पहुँचती है धरती के पास। आई बात समझ में? ये स्टार और इसकी रोशनी पहुंचती है धरती के पास, और धरती से ये तारा दिखाई देता है यहाँ, परंतु ये तारा यहाँ नहीं है, ये तारा है यहाँ ए पॉइंट पर, और दिख रहा है कि ये बी पॉइंट पर है। और ये एंगल कितना होगा, थीटा, कितनी दूर है ये, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, मास का, सन का मास कितना इस कर्व को बेंड कर रहा है जिससे ये लाइट सीधी आने की वजह से घूम कर आ रही है। ये सारी चीजें आइंस्टाइन हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट स्पेस बेंड्स ड्यू टू ए लार्ज मास, एंड व्हेन मास बेंड स्पेस, तो लाइट उस बेंड स्पेस को फॉलो करेगी, लाइट सीधी ना चल के आड़ी टेढ़ी चलेगी। आई बात समझ में? आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, सन के किधर गया, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होगी, it was already calculated by Albert Einstein, because Albert Einstein is very very बुद्धिमान, genius. The papers proclaimed his work as a scientific revolution. पेपर्स ने उसको उसकी मतलब तारीफ करी, प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम क्या होता है? प्रोक्लेम क्या होता है? प्रोक्लेम, क्लेम गाड़ी उड्डी में गड़बड़ हो जाता, क्लेम नहीं भैया, ये क्लेम जो है ये प्रोक्लेम है, इसका मतलब होता है घोषणा। कागज़ों ने, पेपरों ने, न्यूज़पेपर्स ने घोषणा कर दी कि भैया दुनिया में हो चुका है बहुत बड़ा साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ गई है विज्ञान की दुनिया में। आइंस्टाइन लेकर आए हैं। आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फिजिक्स इन 1921। कमाल की बात यह है कि 1921 में आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला वो E=mc² या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला, उन्हें मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। याद रह जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि धूप जब पड़ती है, रोशनी पड़ती है किसी मेटल बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मेटल बॉडी, यार इतना फिजिक्स पढ़ाना पड़ रहा है ना मुझे, इस चैप्टर में है इतना। ये हो गया न्यूक्लियस और यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे जितने भी हैं 7, 8, 5, जब इनके ऊपर यहाँ से लाइट पड़ेगी, लाइट के फोटोन पड़ेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे एटम पर चला जाएगा और फिर यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, फिर तीसरे पर। सो इलेक्ट्रॉन विल बी गोइंग, पूरा जो भी मेटल बॉडी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पकड़म पकड़ाई, बिटम बिटाई, जो भी है खेलता रहेगा भागते भागते, और उस वजह से उसके अंदर एक करंट बन जाएगा उस मेटल में। सो करंट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री ड्यू टू लाइट एनर्जी ऑफ परफेक्ट फ्रीक्वेंसी।
अगर लाइट की एनर्जी E इज नॉट इक्वल टू ऑफ एच न्यू, जो एच न्यू ये न्यू है, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी एच एफ बोल लो, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। अगर एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी नहीं आई तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर से निकाल के फेंक नहीं सकता ऊपर की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर वाले सर्कल में आ जाएगा तो वो भाग चलाएगा। सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल को ऑर्बिट्स ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन गेट फ्री फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट एंड गो इनटू अपर ऑर्बिट, जो कि कंडक्शन का काम करती है, और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं जी हिस्ट्री की। प्योर हिस्ट्री है जी, प्योर हिस्ट्री एकदम बढ़िया वाली हिस्ट्री। व्हेन नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूएस। जब नाजीज पावर में आ गए तो आइंस्टाइन भैया भाग गए। कहाँ भाग गए? जर्मनी, यूएस भाग। क्यों भाग गए? क्योंकि इनको पता चल गया था ये हिटलर है। नाजीज का डॉन कौन? नाजी का डॉन हिटलर। और हिटलर क्या कर सकता है? हिटलर हिट कर सकता है किसी को भी, इसीलिए उसका नाम हिटलर है। शायद हिटलर खतरनाक आदमी एकदम, ठीक है। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, बर्लिन के अंदर जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की खोज हो गई 5 साल बाद, यानी कि 1938 में, तो आइंस्टाइन डर गए कि भैया जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन की खोज कर ली है दुनिया में, और अब जर्मनी क्या कर रहा है? जर्मनी बना रहा है एटॉमिक बॉम्ब, और अगर एटॉमिक बॉम्ब ये बन गया तो इस दुनिया का खात्मा निश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये बॉम्ब किसके हाथों में है? हिटलर डॉन के हाथ में। डॉन के हाथ में बॉम्ब, डॉन के हाथ में बॉम्ब, गड़बड़ कर देगा ये। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन बिल्कुल वैसे ही, जस्ट एज मतलब बिल्कुल वैसे जैसे कि आइंस्टाइन भाग गए तो बाकी सारे भी भाग गए जर्मनी छोड़ कर, जो भी ज्यूस लोग थे या जो भी ऐसे लोग थे जिनको ये पकड़ सकता था। एंड नाउ, और अब, दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और अब उन लोगों को पता चल गया था कि ये, अच्छा एक और लाइन है, एन अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। इन एन अप्रोर का मतलब होता है परेशान हो गए थे। अमेरिका के अंदर जो साइंटिस्ट थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको लग गया था कि अब आइंस्टाइन के पास आ गया, इसके पास, जर्मनी के पास आ गया है बॉम्ब, और कुछ भी हो सकता है। जर्मनी बॉम्ब बनाएगा और उसको फोड़ेगा। अब डर के मारे परेशान होकर आइंस्टाइन ने ये बात बता दी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939, जब युद्ध की शुरुआत ही होने वाली थी। 1939 याद है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945। हिटलर इज द डॉन इन दिस वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना पावरफुल नहीं था हिटलर, कुछ भी नहीं था, बस वो डाकिया था, बट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही बिकेम पावरफुल। एट द अर्ज ऑफ हिज कॉलीग, अपने किसी कॉलेज की कॉलीग की वजह से, एक कॉलीग था। कॉलीग कौन होता है? कॉलीग होता है फ्रेंड, काम करने वाला, साथ में काम करने वाला फ्रेंड। जो एक ही जगह 2 लोग काम करते हैं वो कॉलीग होते हैं। तो एक कॉलीग ने बोला कि भैया आइंस्टाइन देखो, तुम तो फेमस हो, तुम साइंटिस्ट हो, मेरी बात सुनो आइंस्टाइन भैया, तुम प्रेसिडेंट को, बड़े प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनको लेटर लिखो और उनको बताओ कि जर्मनी जो है बॉम्ब बना रहा है, उन्हें रोको। परंतु ऐसा नहीं हुआ, नियति को कुछ और उचित लगा। रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वॉर्न, उसने वार्निंग दी कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट, अगर पोर्ट में भी एक ऐसा बॉम्ब छोटा सा एक्सप्लोड हो गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। अगर ऐसा बॉम्ब एक पोर्ट पर भी उड़ा दिया गया तो, जैसे ये मान लो कोई देश है और यहाँ पर है वाटर, ये है वाटर, ये है लैंड, अगर इस पोर्ट के ऊपर बॉम्ब उड़ा दिया गया तो पोर्ट को तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, पोर्ट के दूर दूर बहुत बड़े इलाके को भी उड़ा देगा। दिस इज वेरी डेंजरस। आइंस्टाइन ने ये बात बताई। आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt that the extent of destruction caused due to this bomb is very immense and massive. लेकिन कुछ नहीं हुआ। His word did not fail to have an effect. उसके शब्द फेल नहीं हुए, did not fail to have an effect. इफेक्ट हुआ, असर हुआ, परंतु उल्टा। आइंस्टाइन चाहता था कि जर्मनी बॉम्ब ना बनाए, परंतु जर्मनी को छोड़ो, यूएस ने चुपचाप बॉम्ब बना दिया। एक मूवी है, नाम है ओपनहाइमर,
रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम के साइंटिस्ट पर ये मूवी बनी है। रॉबर्ट ओपनहाइमर वाज द साइंटिस्ट जिसने यूएसए में एटॉमिक बॉम्ब बनाया, और उसी दौरान जर्मनी में एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे हमारे हाइसेनबर्ग। हाइसेनबर्ग का नाम सुना है? हाइसेनबर्ग। तो जर्मनी में हाइसेनबर्ग लगे हुए थे और यूएस के अंदर ओपनहाइमर। ओपनहाइमर ने बॉम्ब बनाया जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में फोड़ दिया गया। सब बर्बाद हो गया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन का क्या रिएक्शन था जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग देखी। When Einstein read about the destruction caused by the bombing at Hiroshima and Nagasaki, he was deeply shaken. He was very well pained. बहुत बुरी तरह से पेन हो गया था, ठीक है। एंड दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव। इस टाइम उसने एक और लेटर लिखा जिसको पब्लिक मिसिव बोलते हैं। किसको लिखा? यूएन को। यूएन कब बना था पता है? 1945 में 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उनको कहा गया, इसने बोला कि भैया देखो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ, एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ कि दुनिया के देश आपस में किसी वजह से इतना बड़ा विध्वंसक युद्ध ना करें जिससे सब जगह बस त्राहिमाम सुनाई दे। और उसके बाद से कोई युद्ध हुआ तो नहीं है, सही बात है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, छोटे मोटे चलते रहते हैं आपस में दो देशों के, परंतु एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी तो है, उत्पन्न हुई है, परंतु वो युद्ध वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, क्योंकि लेटर जो रूजवेल्ट को दिया था उसकी तरह दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, उस लेटर की तरह इसका भी कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और आइंस्टाइन और ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप। आर्म बिल्डअप क्या होती हैं? दुकानें, जहां पर दुकानें या कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज जहां पर आर्म्स बनते हैं। आर्म्स क्या होते हैं? हथियार। आर्म मतलब आम, मैंगो, ARM, आर्म मतलब बाजू, भुजा, एंड आर्म्स मतलब हथियार। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो क्या बोलता है? दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दुनिया में पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ठीक है जी। इसको वो आर्म्स बिल्डअप के अगेंस्ट है, ही वाज अगेंस्ट आर्म बिल्डअप्स और उनका यूज। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। इसको एक बहुत बड़ा वर्ल्ड सिटीजन और साइंटिफिक जीनियस कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि वो जर्मनी का है या यूएस का है, उसे बोला जाता है कि वो दुनिया का सिटीजन है और वो जीनियस है। ये बकवास से क्वेश्चन है, कुछ पढ़ लेना कि कौन से में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, ये मुझे नहीं पता, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में किसके ओपिनियन थे? ही वॉज बोरिंग। ऐसे ओपिनियन किसके थे? उसके प्लेमेट्स के। थोड़ा साफ लिख दें तनिक। हिज प्लेमेट्स हैड दीज ओपिनियंस। हिज प्लेमेट्स। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। कुछ नहीं करेगा। ये किसने बोला? ये जी उसके एक पूज्य हेडमास्टर थे, जिसको बाद में अपने ही कहे हुए कथन के ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। ही वॉज अ फ्रीक। ये बेवड़ा है। ये किसने कहा? ये उसकी मदर ने कहा। एक्सप्लेन द रीजन आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। फॉर एवर के लिए आइंस्टाइन ने म्यूनिक छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द रेजिमेंटेशन इन म्यूनिक, ठीक है। आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिक। इसका आंसर भी सेम है। आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, बिकॉज स्विट्जरलैंड वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एले। आइंस्टाइन को मिलेवा में एक महिला मित्र, एक मित्र दिखाई दिया, एक दोस्त दिखाई दिया, एक यार दिखाई दिया।
बताइए क्यों दिखाई दिया? बिकॉज आइंस्टाइन वॉज एन आर्ट लवर. आइंस्टाइन लव प्लेइंग वायलिन एंड ऑल द अदर पीपल अराउंड हिम वर फिलिस्टीन्स. क्या थे वो लोग? वो लोग फिलिस्टाइंस थे. दे डिड नॉट लाइक दे वर फिलिस्टाइन, दे डिड नॉट लाइक आइंस्टाइन. वाओ, वेरी नाइस राइम. वट डू दीज लाइन टेल यू अबाउट? आइंस्टाइन के बारे में तुम्हें ये बातें क्या बताती हैं? हमें आइंस्टाइन के बारे में ये बताती हैं कि आइंस्टाइन एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान था और वो चाहता था कि वो फ्री रहे, वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सके. आइंस्टाइन वॉज अ लिबरल पर्सन. ही हैड अ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ही वॉन्टेड टू डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स for which he was not allowed in Munich, and that's why when he felt stifled, उसको stifled बिल्कुल उसका दम घुटने लग गया, and he left Munich forever. Stifled L है ये. What did Einstein call his desk door at the patent office and why? Einstein patent office में desk door को क्या बुलाता है? desk door किधर ढूंढ के लो. desk मिट गया क्या? गायब हो गया. ये रहा, देखो ये रहा डेस्क. ये दिख रहा है, ये टेबल जो था हमारा डेस्क, इसमें ये ड्रॉर. तो क्या बुलाता था डोर को? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. आइंस्टाइन कॉल्ड डेस्क ड्रॉर अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. आगे चलते हैं. वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? क्यों लिखा उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर? आइंस्टाइन रॉट. अच्छा, राइट की जगह क्या हो जाएगा? रॉट, क्योंकि यहाँ पर है डिड और यहाँ है राइट, और डिड हो जाएगा गायब और राइट का हो जाएगा रॉट, सेकेंड फॉर्म. आइंस्टाइन रॉट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बिकॉज ही wanted to warn Roosevelt about the extent of destruction caused by a single bomb of that kind, single atomic bomb. He wanted to tell about the extent मतलब हद, extent of destruction, जिस हद तक डिस्ट्रक्शन हो सकता है उस हद के बारे में बता रहा था. caused by a single nuclear bomb. If it was put if dropped on a port, it would destroy the port along with many kilometers around it. How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में बहुत ही विचित्र, मतलब बहुत ही घबराए हुए इसने अपने बयान दिए कि क्या इसको लगा, कैसा रिएक्शन दिया. आइंस्टाइन फेल्ट डीपली शेकन बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. ठीक है. वाई डज वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? दुनिया उसे वर्ल्ड सिटीजन क्यों मानती है? द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट था वो आर्म्स बिल्डअप के. आर्म बिल्डअप जो थे, जो आर्म बनाने वाली कंपनीज थी, जो फैक्ट्रीज थी, ही वॉज अगेंस्ट इट. ही डिड नॉट वॉन्ट country to fight. He wanted countries to live in harmony with peace, love, affection, to help each other. This is how Einstein was. Here are the facts. Einstein arrange करो इनको chronological order. भाई chronological order होता है पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ. ये आता है आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न. बताइए इसमें से कौन सा कब आएगा, और बाद में अपना नंबर ले लेना. तुम्हें कुछ मिलने वाला इसके बाद नहीं है. So this was all about today. You can write its answer in your comment box below and like, share and subscribe with your friends. ये किधर चला गया? Chapter Einstein, A Truly Beautiful Mind. Thank you very much for staying with me here. Thank you very much. Have a great time ahead.